कहानी की दुनिया में कदम रखने से पहले एक सवाल, इस कहानी का साक्षी कौन है? क्या आप भी कभी किसी अंधेरे रास्ते से गुजरे हैं जहां हवा भारी लगती है और दिल बेवजह डर से भर जाता है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी है। सर्दियों की शुरुआत थी। दिन ढलते ही अंधकार जैसे अचानक धरती पर टूट पड़ा हो। हवा में हल्की धुंध घुली हुई थी और पूरे गांव पर एक अनजाना सन्नाटा पसरा हुआ था। इच्छापुर गांव आम दिनों में भी बहुत चहल पहल वाला नहीं था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। घर के भीतर दिए की पीली रोशनी में एक स्त्री बैठी थी। उसके सामने खाने के झूठे बर्तन रखे थे। इतनी रात में अब बर्तन मांजने पड़ेंगे, उसने खुद से कहा। पानी के लिए उसे तालाब तक जाना पड़ता, लेकिन रात के अंधेरे में तालाब तक जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। कुछ पल सोचने के बाद उसने बर्तन उठाए और घर से बाहर निकल पड़ी। गांव की पगडंडी पर चलते हुए अचानक उसकी नजर सड़क के मोड़ पर पड़े एक पुराने कुएं पर पड़ी। अरे ये कुआं! वह ठिठक गई। कब का भूल ही गई थी इसके बारे में। गांव में यह कहा जाता था कि इस कुएं का पानी अशुभ है। शादी के बाद जब से वह इस गांव में आई थी, उसने सुना था कि कोई भी इस कुएं का इस्तेमाल नहीं करता। कुआं और अशुभ, वह मन ही मन हंसी। बकवास बातें हैं, और वैसे भी रात में कौन देख रहा है? बस कुछ ही बर्तन थे। वह जल्दी से काम निपटा कर लौट जाना चाहती थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा, वहां एक लोहे की बाल्टी रखी हुई थी, पुरानी, जंग लगी, और उस पर साफ दिख रहा था कि उसे बरसों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा है, उसने राहत की सांस ली। बाल्टी भी है, रस्सी भी बंधी है। उसने बर्तन नीचे रखे और बाल्टी को कुएं में डाल दिया। छन्न, बाल्टी नीचे गिरी, लेकिन आवाज आने में काफी देर लगी। कुआं काफी गहरा है, उसने सोचा। बाल्टी उठाते समय लोहे की धार उसके हाथ में लग गई। हल्की सी कट लगी और खून की कुछ बूंदें कुएं में टपक पड़ी। उफ! बाल्टी का कोना टूटा हुआ था। कुछ क्षण बाद नीचे से पानी में गिरने की आवाज आई। अंधेरे में वह ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन उसे ऐसा लगा कुएं का पानी धीरे धीरे लाल हो रहा है, ठीक खून की तरह। उसका दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने रस्सी खींची। पानी से भरी बाल्टी ऊपर आई। जैसे ही उसने बाल्टी जमीन पर रखी, उसका शरीर सिहर उठा। बाल्टी का पानी लाल था। डर के मारे वह 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन कुछ ही पलों में वह पानी फिर से एकदम साफ हो गया। हे भगवान! वह हंसने की कोशिश करने लगी। जरूर आंखों का धोखा था, चश्मा पहनना पड़ेगा। अपने डर को नजरअंदाज करते हुए उसने बर्तन मांजना शुरू कर दिया। तभी कुएं की गहराई से एक कराह उठी। उसके हाथ रुक गए। कौन है? वह इधर उधर देखने लगी। आवाज फिर आई, अब पहले से ज्यादा करीब। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो, वह कांपती आवाज में बोली। यहां से चले जाओ। अचानक कुएं के भीतर से 2 हाथ और एक सिर बाहर निकला। वह कोई इंसान नहीं था, न इस दुनिया का प्राणी। उस स्त्री के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। डर ने उसकी सारी शक्ति छीन ली। हाथ से बर्तन गिर पड़े। छन छन। आवाज सुनते ही उसके होश लौटे। भागना होगा, मुझे भागना होगा। वह उठी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुएं के उस निवासी ने उसकी गर्दन जकड़ ली। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ भूख थी, खून की भूख। और फिर अंधेरे कुएं ने एक और जान निकल ली। उसकी चीखें गांव की नींद तक नहीं पहुंची। अगली शाम इच्छापुर गांव की चाय की दुकान पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आमतौर पर इस समय यहां ठहाके, हंसी मजाक और बीड़ी सिगरेट की महक रहती थी, लेकिन आज सब कुछ बुझा बुझा था। दुकान के कोने में बैठे 5-6 लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। बेचारी हराधन की बहू, एक आदमी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। कैसी बुरी मौत मरी है। दूसरा बोला। रोज की तरह झूठे बर्तन मांजने गई थी। जब बहुत देर तक नहीं लौटी, तब हराधन ढूंढने निकला। सब चुप हो गए। कुछ पल बाद तीसरा आदमी कुएं के पास पहुंचा तो देखा बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ खून ही खून। तब समझ गया होगा सब। चौथा आदमी बोला। समझ गया नहीं, पहले आदमी ने भारी आवाज में कहा। समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसी वक्त पूरे गांव को बुला लिया। सुबह पुलिस आई। कुएं में तलाश हुई, लेकिन लाश मिली। चाय वाले पोटाई ने कांपती आवाज में एक पूछा। लाश? एक कड़वी हंसी गूंजी। अरे पोटाई, उस कुएं में गिरने के बाद कोई लाश मिलती है क्या? वो तो मौत का रास्ता है। सब जानते थे उस कुएं के भीतर जो है वो किसी को वापस नहीं लौटाता। अगर उसे पता होता कि कुएं के नीचे क्या है, एक बुजुर्ग आदमी बोला, तो वो कभी वहां जाती ही नहीं। हराधन ने कहा था। दूसरा आदमी बोला। शादी के बाद ही सब बता दिया था उसे, लेकिन शायद उसने विश्वास नहीं किया, या फिर गांव की औरतों की तरह सोच लिया होगा। अरे ये सब पुरानी बातें हैं। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर कोई बोला,
इतने साल सब शांत था, अब फिर जाग गया है। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। ये गांव का सबसे बड़ा अभिशाप है, बुजुर्ग ने कहा। अब तो और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अब? कोई बोला। अब तो शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना भी मना है। रात तो छोड़ ही दो। चाय वाले पोटाई ने जल्दी जल्दी दुकान समेटनी शुरू कर दी। अब बहुत हो गया, वह बोला। रात भी गहरा रही है। सबने सहमति में सिर हिलाया। कुछ ही देर में पूरा गांव सुनसान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो। कुएं के ऊपर एक काली परछाई बैठी थी। दूर जंगल से सियार के रोने की आवाज आ रही थी, मानो वह भी जानता हो आज रात अंधेरे में मौत घूम रही है। उसी रात इच्छापुर स्टेशन पर रात के 9 बज रहे थे। रोहित ट्रेन से उतरा। वह शहर में नौकरी करता था। आज वह अपने मामा के घर आया था। 2 दिन बाद उसकी मौसेरी बहन खयाली की शादी थी। माँ बाप 3 दिन पहले ही आ चुके थे। ऑफिस की छुट्टी न मिलने के कारण रोहित आज आया। शादी बौभात सब देखकर ही लौटूंगा, यही उसका प्लान था। लेकिन स्टेशन कुछ ज्यादा ही खाली लग रहा था। स्टेशन की आधी लाइटें बंद थीं। बाहर निकलते ही उसका शक सही साबित हुआ। रिक्शा भी नहीं। उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। आमतौर पर स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान खुली रहती थी। वहां हमेशा लोग रहते थे। आज दुकान का शटर बंद था। कोई बड़ा कार्यक्रम है क्या? रोहित ने सोचा। अब कोई रास्ता नहीं था। उसे पैदल ही मामा के घर जाना था। ठंडी हवा चल रही थी। खुली सड़क और सन्नाटा। उसके मन में अजीब सा डर भर रहा था। काफी देर चलने के बाद वह उसी कुएं के पास पहुंचा। वह उसे पार करने ही वाला था कि उसे लगा कोई वहां बैठा है। रोहित रुक गया। ध्यान से देखा। कुएं के किनारे एक लड़की बैठी थी, घुटनों में सिर छुपाए। इतनी रात में रोहित को अजीब लगा। वह धीरे धीरे पास गया। आप यहाँ इस समय? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। तभी उसने देखा लड़की के कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। आप भीगी हुई हैं, रोहित बोला। सब ठीक है? फिर भी कोई जवाब नहीं। चिंतित होकर रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और झट से हाथ खींच लिया। इतनी ठंडी, मानो बर्फ छू ली हो। तभी लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। जो चेहरा रोहित ने देखा, उसकी रूह कांप उठी। आंखें पूरी तरह सफेद, चेहरे की चमड़ी जगह जगह से उधड़ी हुई। वह हाथ बढ़ाकर रोहित को बुला रही थी। अब कोई शक नहीं बचा। डायन! रोहित पलटा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे से हंसी जैसी कराह सुनाई दी। वह बिना रुके भागता रहा। सीधे मामा के घर पहुंचकर वह जमीन पर गिर पड़ा। सांसें टूट रही थीं। पूरा शरीर कांप रहा था। घर में लाइट जल रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और अंदर गया। रोहित के घर में घुसते ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। उसकी हालत देखकर सभी घबरा गए। क्या हुआ? इतना पसीना क्यों? रात में अकेले क्यों आया? सवालों की बौछार लग गई। रोहित ने पानी पिया। कुछ देर में उसकी सांसें सामान्य हुईं। फिर जो उसने बताया उसे सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। मामी की आंखें भर आईं। हे भगवान! मौसी रो पड़ी। कितनी बड़ी अनहोनी से बच गया मेरा बेटा। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि आज आ रहा है? मामा ने डांटा। ऐसे समय अकेले आना ठीक नहीं। अब सब ठीक है, रोहित ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। आप लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद दादी जैसी उम्र के घर के सबसे बुजुर्ग दादू ने धीमी आवाज में कहा, तूने उसे देख लिया? सबने उनकी ओर देखा। जिसे तूने देखा? दादू बोले। वही इस गांव का अभिशाप है। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। कौन थी वो? दादू ने लंबी सांस ली। उसका नाम था नयना। कई साल पहले की बात है। इच्छापुर गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहती थी नयना, अपने पति और छोटी बेटी के साथ। उसका पति डोम जाति का था। श्मशान घाट में मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करता था। नीची जाति के लोग गांव वाले कहते, लेकिन जब मौत आती थी तो वही लोग सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते थे। एक दिन रास्ते के हादसे में बउआ का नैना का पति मर गया। उसके बाद नैना ने बांस और बेंत से कुले टोकरियां बनाकर गुजारा शुरू किया। लेकिन गांव वालों का व्यवहार और भी खराब हो गया। बीमारी आई तो हालात और बिगड़ गए। नैना और उसकी बेटी दोनों को तेज बुखार चढ़ा। अस्पताल नहीं ले गए। रोहित ने पूछा। दादू ने सिर हिलाया। कोई भर्ती नहीं करता था। डॉक्टर घर तक नहीं आता। एक रात नैना की बेटी कराह उठी। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। नैना उठी, मटके की ओर गई। खाली। आज पानी भरना भूल गई। दिन रात बेटी के सिरहाने बैठी रही थी। तालाब दूर था। इतनी रात वहां जाना मुश्किल। तभी उसके दिमाग
दिमाग में आया, कुआं, वही कुआं जिसे गांव वाले अपवित्र कहते थे। बस एक लोटा पानी। नयना ने सोचा, मेरी बेटी की जान बच जाएगी। वह कलसी लेकर कुएं की ओर चली। कुएं के पास के पहले से कुछ गांव वाले मौजूद थे। रुक, एक आदमी चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत? हम जिस कुएं से पानी पीते हैं वहां से तू पानी लेगी? नैना हाथ जोड़ने लगी। गलती हो गई, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे पानी चाहिए। नहीं, किसी ने कहा, पंचायत आएगी, तब तक यहीं खड़ी रहेगी। रात बीत गई। सुबह उसके मुंह पर काली स्याही पोत दी गई। सजा, उन्होंने कहा। नैना रोती हुई तालाब से पानी लेकर घर लौटी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बेटी मृत्युशैया पर थी। माँ, पानी। भर एक बूंद भी न पी सकी। नैना की चीखें आसमान चीर रही थीं। वह बेटी को गोद में लेकर सीधे कुएं पर पहुंची। गांव वाले अब भी वहीं थे। आज तुम लोगों ने मेरी बेटी को मारा है, नैना चीखी। ईश्वर ने हमें अलग नहीं बनाया था, तुमने बनाया। आज से इस कुएं का पानी है तुम कभी नहीं पियोगे, कभी नहीं। यह कहते हुए नैना ने बेटी सहित कुएं में छलांग लगा दी। लोग दौड़े, लेकिन कुछ नहीं मिला, न शव न बच्ची। उस दिन से जो भी उस कुएं का पानी इस्तेमाल करता है मर जाता है। रोहित चुप था। उसकी आंखों में नफरत थी, गांव वालों के लिए, और आंसू नयना के लिए। दादू की कहानी खत्म होते ही घर के भीतर गहरी खामोशी छा गई। दिए की लौ कांप रही थी, मानो उसने भी वह सब सुन लिया हो। रोहित कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके सामने बार बार वही चेहरा घूम रहा था, सफेद आंखें, उधड़ी हुई चमड़ी, ठंडा शरीर। रोहित ने भारी आवाज में कहा, वो लड़की वही नयना थी? दादू ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वह बोले, वही माँ जो अपनी बेटी के लिए पानी मांगती रही। और आज रोहित के गले में कुछ अटक गया। वो लोगों की जान ले रही है? दादू ने लंबी सांस ली। वो जान नहीं ले रही बेटा, उन्होंने कहा। वो वही लौटा रही है जो उससे छीना गया था। रोहित चुप हो गया। उसके भीतर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी करुणा भी। गांव वाले कुछ नहीं कर सकते? उसने पूछा। पुजारी, तांत्रिक, कोई? दादू मुस्कुराई, एक थकी हुई कड़वी मुस्कान। किए थे सब, वह बोले। झाड़ फूंक भी हुई, पूजा भी, तांत्रिक भी आए। लेकिन सवाल यह नहीं है कि भूत को कैसे भगाया जाए। सवाल यह है उस अन्याय को कैसे मिटाया जाए जिससे वो पैदा हुआ। रोहित समझ गया, गलती कुएं की नहीं थी, नयना की नहीं थी, गलती इंसानों की थी। अगले दिन शादी की तैयारियों में पूरा घर डूब गया। ढोल, शहनाई, हंसी और शोर, लेकिन गांव के बाहर कुएं के पास सन्नाटा। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। कोई बाहर नहीं निकला। कुएं के आसपास तो दीपक भी नहीं जलता था, मानो पूरा गांव उस जगह को भूल जाना चाहता हो। लेकिन कुछ चीजें भुलाई नहीं जा सकती। शादी की रात रोहित को नींद नहीं आई। वह बार बार खिड़की से बाहर देखता। दूर जंगल की ओर से सियार की आवाज आती। अचानक उसे लगा कोई पुकार रहा है। रोहित। आवाज तो बहुत धीमी थी, लेकिन बहुत करीब। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वह उठा, धीरे धीरे बाहर निकला। आंगन में कोई नहीं था, लेकिन कुएं की दिशा से हवा चल रही थी। रोहित के पांव अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। नहीं, उसने खुद से कहा, यह सिर्फ डर है, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। कुछ ही देर में वह फिर उसी कुएं के सामने खड़ा था। चांदनी में कुआं और भी डरावना लग रहा था। और तभी पानी में हलचल हुई। धीरे धीरे एक आकृति उभरी। नयना, वही भीगा हुआ शरीर, वही सफेद आंखें, लेकिन इस बार उसकी गोद में एक बच्ची थी। रोहित के दिल में डर नहीं उठा, आंखें भर आईं। तुम, उसने कांपती आवाज में कहा, तुम गलत नहीं हो। नयना ने रोहित की ओर देखा। उसकी आंखों से खून नहीं, आंसू टपक रहे थे। मुझे न्याय चाहिए। उसकी आवाज सीधे रोहित के मन में गूंजी। माफी नहीं, न्याय। रोहित ने सिर झुका लिया। मैं कुछ करूंगा, उसने कहा। मैं वादा करता हूं। नयना की आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। हवा तेज हो गई और फिर सब कुछ शांत। सुबह गांव में एक अजीब खबर फैल गई। कुएं का पानी सूखने लगा था। पहली बार लोगों को लगा अभिशाप कमजोर हो रहा है। रोहित जानता था यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। सुबह होते ही इच्छापुर गांव में हलचल मच गई। जिस कुएं के पास जाने से लोग डरते थे, आज उसी कुएं को देखने के लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। कुएं के भीतर पानी लगभग खत्म हो चुका था। कुछ लोग डर से दूर खड़े थे, कुछ की आंखों में उत्सुकता थी और कुछ अपराध बोध से सिर झुकाए हुए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक बुजुर्ग ने बुदबुदाया, नयना नाराज है। किसी ने कहा। रोहित भी वहां पहुंचा। उसकी आंखों में डर नहीं था,
थकान थी और एक अजीब सा संकल्प। अगर ये अभिशाप है, उसने ऊंची आवाज में कहा, तो इसकी वजह हम लोग हैं। गांव वाले उसकी ओर देखने लगे। जिस औरत को हमने नीची जात कहकर अपमानित किया, रोहित बोला, जिसकी बेटी प्यास से मर गई, आज वही हमारी रातों की नींद छीन रही है। गलती कुएं की नहीं है, गलती नयना की नहीं है, गलती हमारी है। भीड़ में खुसुर पुसुर होने लगी। कुछ लोग चिल्लाए, अब क्या करें, क्या मरते रहें। रोहित कुएं के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नयना, अगर तुम सुन रही हो तो जान लो हम शर्मिंदा हैं, लेकिन माफी से कुछ नहीं होगा। हम वो करेंगे जो पहले नहीं किया। उसी दिन गांव में पंचायत बैठी। पहली बार जात पात की बात खुलकर उठी। नयना का नाम सम्मान से लिया गया। उसके लिए एक छोटा स्मारक बनाने का फैसला हुआ। उसकी बेटी के नाम पर एक कुआं नहीं, एक तालाब बनाया गया, जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, जहां पानी सबका होगा। कुछ दिन बाद रात के अंधेरे में कुएं के पास एक अंतिम बार परछाई दिखी। नैना अपनी बेटी के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, शांति थी। उसने कुएं की ओर देखा और फिर जंगल की ओर। धीरे धीरे वह दोनों अंधेरे में विलीन हो गईं। उस रात सियार नहीं रोए। हवा शांत थी। कुएं को में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके ऊपर पत्थर की पट्टियां लगाई गई। लिखा था, यह कुआं नहीं, मानवता की भूल है। शादी के बाद रोहित वापस शहर चला गया, लेकिन इच्छापुर उसके भीतर रह गया। आज भी जब वह पानी पीता है तो उसे नयना याद आती है, एक माँ जिसे पानी नहीं मिला, एक गांव वजह से इंसानियत देर से मिली। डर हमेशा भूतों से नहीं होता, कुछ डर हमारी सोच से पैदा होते हैं। जब तक जात, ऊंच नीच और नफरत रहेगी, तब तक अभिशप्त कुएं जन्म लेते रहेंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।